स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पानीपत के प्रथम युद्ध की घटनाएं। बाबर 1524 ईस्वी में दौलत खां लोधी का भारत पर आक्रमण का निमंत्रण स्वीकार करके पंजाब की ओर बढ़ा। बाबर ने लाहौर, दीपालपुर और जालंधर पर अधिकार कर लिया। दौलत खां लोधी सोच रहा था कि बाबर सारा पंजाब उसे सौंप कर चला जाएगा, परंतु बाबर ने ऐसा नहीं किया, जिससे दौलत खां लोधी असंतुष्ट हो गया। लाहौर में ही बाबर ने पहली बार इब्राहिम लोधी की सेना को हराया। बाबर द्वारा पंजाब पर अधिकार किए जाने तक इब्राहिम लोधी ने बाबर को आगे बढ़ने से रोकने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। अब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। वह 12 अप्रैल 1526 को पानीपत पहुंच गया। जब इब्राहिम लोधी को बाबर के आक्रमण की सूचना मिली तो वह भी एक विशाल सेना लेकर आगे बढ़ा। इब्राहिम लोधी की सहायता के लिए हरियाणा से 2 सेनाएं और आई। एक सेना हसन खां मेवाती की थी, जो दिल्ली की सेना के साथ मिलकर आगे बढ़ रही थी। दूसरी हिसार के फौजदार हमीद खां की सेना थी। हमीद की सेना बड़ी भयंकर मानी जाती थी। इसमें अधिकांश हरियाणवी वीर थे। इब्राहिम लोधी की सेना में 1 लाख सैनिक थे। अबुल फजल के अनुसार बाबर की सेना में 12,000 घुड़सवार थे। रसब्रुक विलियम्स के अनुसार बाबर के घुड़सवारों की संख्या 8,000 थी। घुड़सवारों के अतिरिक्त बाबर के पास एक तोपखाना भी था। इसके अतिरिक्त पंजाब विजय के बाद उसकी सेना में भारतीय मित्रों के सैनिक भी शामिल हो चुके थे। पानीपत पहुंचकर बाबर स्थिति का जायजा लेता रहा। उसने खाइयां खोदकर खाइयों के सामने गाड़ियां खड़ी करके सुरक्षात्मक दीवार बनाई। खाइयों पर पेड़ काट कर डाल दिए। गाड़ियों के बीच तोपों को रखा गया। उसके पास 2 कुशल तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। हर 2 गाड़ियों के पहियों को मजबूती से बांध दिया गया और गाड़ियों के बीचों बीच आने जाने का मार्ग छोड़ा गया, जिससे आवश्यकतानुसार बाबर के घुड़सवार निकल सकें। बाबर ने अपनी सेना को कई भागों में बांट रखा था। बाबर की इस व्यूह रचना को रूमी अथवा ऑटोमन पद्धति कहा जाता है। इब्राहिम लोधी ने सेना के संगठन पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि उसकी 1 लाख की सेना शत्रु को बिना किसी योजना के परास्त कर देगी। इसने कोई खास योजना के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। लगभग 1 सप्ताह दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रही। 20-21 अप्रैल की रात को बाबर ने इब्राहिम लोधी की सेना पर धावा बोल दिया। 21 अप्रैल की सुबह दोनों में मुठभेड़ हुई। इब्राहिम लोधी की सेना बाबर की सुरक्षा पंक्ति को देखकर घबरा गई। बाबर ने अफगान सेना को घेर लिया। बाबर के तीरंदाजों और तोपचियों तथा उसकी तुलगमा पद्धति ने लोधी की सेना में भगदड़ फैला दी। युद्ध दोपहर तक चला। अफगान सेना बुरी तरह हार गई। इब्राहिम लोधी युद्ध मैदान में मारा गया। उसके साथ मारे जाने वालों में ग्वालियर का राजा विक्रम भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है, सर्वशक्तिमान परमात्मा की अपार अनुकंपा से यह कठिन कार्य मेरे लिए सुगम बन गया और दिल्ली की विशाल सेना आधे दिन में ही मिट्टी में मिल गई। युद्ध के बाद बाबर लगभग 7 दिन तक पानीपत में ठहरा। इब्राहिम लोधी के धन संपत्ति, अस्त्र शस्त्र अपने अधिकार में लिए। लोगों को दान दक्षिणा दी गई, इनाम दिए गए। युद्ध में सहायता करने वाले मोहम्मद उगली को 10,000 अश्वारोहियों सहित पानीपत का हाकिम नियुक्त किया गया। इब्राहिम लोधी के शव को दफनाया गया। उसकी याद में कब्र बनवाई गई। इब्राहिम लोधी के साथ ग्वालियर का राजा विक्रम भी मारा गया था। पानीपत में काबुली बाग बनवाया। इसमें एक मस्जिद बनवाई और तालाब का निर्माण कराया। पानीपत से बाबर दिल्ली पहुंचा। अहमद यादगार के अनुसार यहाँ के चौधरी, सर्राफ आदि ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। बाबर ने इन्हें उचित रूप से सम्मानित किया और अपार धन संपत्ति बाबर के हाथ लगी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि दिल्ली और आगरा को छोड़कर लगभग सभी छोटे सरदार मेरी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। मेवात में हसन खां मेवाती विद्रोह का नेता था। पानीपत युद्ध में उसका पुत्र नाहर खां बंदी बना लिया गया था। बाबर लिखता है कि हमने उसके पुत्र नाहर खां को बंधक के रूप में रख लिया था। इस कारण उसका पिता हसन खां मेवाती हमारे पास आया जाया करता था और उसकी मांग करता था। कुछ एक लोगों ने सोचा यदि हसन खां को अपनी तरफ मिलाने के लिए उसके पुत्र को उसके पास भेज देना चाहिए, जिससे प्रभावित होकर वह हमारी सेवा में आ जाएगा। नाहर खां को मेवात भेज दिया गया। जैसे ही यह समाचार हसन खां मेवाती को मिला तो वह नाहर खां के पहुंचने से पूर्व ही अलवर पार करके राणा सांगा से मिल गया। बाबर ने हसन खां मेवाती के पास एक दूत भेजा और संदेश भेजा कि वीर हसन खां, तुम मुसलमान हो और मैं भी मुसलमान हूँ। तुम इस काफिर राणा सांगा का साथ छोड़ दो, फिर हिंदुस्तान पर केवल मुसलमानों का राज होगा। हसन खां मेवाती ने बाबर को उत्तर भेजा
कि यह ठीक है कि हमारे पूर्वजों ने इस्लाम धर्म ग्रहण करके धर्म परिवर्तन किया, किंतु धर्म बदलने से मेरा देश तो नहीं बदल गया। राणा सांगा और मैं इस देश के वासी हैं और तुम विदेशी हो। अपने देश की रक्षा करना और विदेशी आक्रमणकारी से टक्कर लेना मेरा पहला कर्तव्य है। 17 मार्च 1527 में खानवा युद्ध में राणा सांगा का हसन खां मेवाती ने साथ दिया। यह भयंकर युद्ध था जिसमें हसन खां मेवाती और उसके साथी वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने मेवात पर आक्रमण करके इस पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। बाबर मेवातियों के बारे में लिखता है कि हसन खां मेवाती और उसके पूर्वज 100-200 वर्षों से या निरंतर स्वतंत्र रूप से राज करते आए हैं। वे दिल्ली के सुल्तानों की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करते थे। वे नाम मात्र की अधीनता से ही संतुष्ट रहे। हम भी हिंद विजय के बाद पिछले सुल्तानों की भांति हसन खां को प्रोत्साहन प्रदान करते रहे। इसने हमारी कृपाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और हमने उसके प्रति जो प्रोत्साहन प्रदर्शित किया उसके प्रति उसने आभार भी प्रदर्शित नहीं किया, अपितु वह समस्त उपद्रवों का जन्मदाता एवं समस्त दोषों का कारण बना रहा। बाबर ने हसन खां मेवाती के पुत्र नाहर खां को माफ कर दिया, उसे परगने प्रदान किए। बाबर ने मेवात की जागीर का प्रबंध अपने हाथ में लेकर चीन तैमूर नाम के विश्वसनीय सरदार को इसका प्रबंधक नियुक्त किया। इस प्रकार बाबर ने हरियाणा में उठने वाले विद्रोहों को दबाया और मुगल राज्य की स्थापना की। तो स्टूडेंट्स, ये थी पानीपत के प्रथम युद्ध की घटनाएं और बाबर का हरियाणा पर अधिकार, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।